वेलकम टू हेल गार्डन और यह है एपिसोड नंबर 87। पिछले एपिसोड में हमने देखा उस डीमन स्नेक शामेंग को, जो कि एक नंबर का लड़कीवास था। मतलब हान शुए के कैरेज की तो उसे दूर से ही महक लग गई थी। अच्छी बात है कि जियान साथ में ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही वो शामेंग हान शुए को पकड़ने की कोशिश करता है, जियान अपनी आवाज चेंज करके उसे वार्निंग देता है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मान गया हो, लेकिन अगले ही पल में उसने हान शुए के ऊपर दोबारा हमला कर दिया था। होना क्या था, जियान करता है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज, जिससे उस डीमन स्नेक शामेंग की खटिया खड़ी हो जाती है। जब वो समझ गया था कि यहाँ पे उसकी एक भी नहीं चलने वाली, तो फाइनली ऑप्शन बचता है भागने का। और इस तरीके से हान शु का ग्रुप एक बड़ी मुसीबत से बाहर आता है। जर्नी के दौरान हांगकांग ने जियान को बताया था कि उस 10,000 स्नेक गॉड से बाहर निकलने के बाद जर्नी काफी स्मूथ होने वाली है, और हांगकांग की ये बात सही भी साबित होती है। आगे आने वाली पूरी जर्नी काफी स्मूथ रही थी। बीच में कुछ छोटे मोटे ट्रेवल्स क्रिएट हुए थे, लेकिन उससे कॉन्वॉय की स्पीड बिल्कुल कम नहीं होती। इतने दिनों तक ट्रेवल करने की वजह से टियानवे सिटी भी क्लोज आते जा रही थी। जियान की लगातार रिकवरेशन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ पहुंच गई थी 70 to 80% पे। दुई की और मेडिसिनल पिल दोनों की हेल्प से जियान की वो सीरियस इंजरीज भी स्विफ्टली रिकवर होती हैं। इस रिकवरिंग प्रोसेस को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन से पहले ही रिकवर हो जाएगा। ऑफ कोर्स भले ही जियान अच्छे से रिकवर हो रहा था, लेकिन वो इस बात को रिवील नहीं करता। जियान को हान क्लैन के गार्ड्स पसंद आए थे। वो नहीं चाहता था कि वह स्ट्रेंथ की वजह से ये लोग उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। इतने दिनों तक साथ में ट्रेवल करने की वजह से इनके बीच में जो फ्रेंडशिप क्रिएट हुई है, जियान इसके बीच में अपनी स्ट्रेंथ को नहीं लाना चाहता था। ऑफ कोर्स जियान की करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर वो अपने ऑरे को हाइड करने की कोशिश करता है, तो फिर इवन वो हान शुए भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। और तो और अब तो जियान के पास वो स्पेशल स्ट्रेंथ भी है, जिसकी वजह से अगर वो अपने ऑरे को हाइड करने की कोशिश करता है, तो फिर दो हुआंग क्लास के कुछ पीक एक्सपर्ट्स या फिर इवन वो एलीट दोजोंग भी इसे डिस्कवर नहीं कर सकते। इस वजह से हान शुए की छोटी मोटी एबिलिटीज के बारे में तो बात ही मत करो। भले ही जर्नी के दौरान जियान ने अपनी एबिलिटीज को हाइड करने की पूरी कोशिश करी हो, लेकिन इतने दिनों में हान शुए का एटीट्यूड भी उसकी तरफ चेंज होने लगा था। हान शुए एक बार हान चोंग को ऑर्डर देती है, जिसके बाद जियान को कोई काम नहीं करने दे रहा था। ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट को देख के जियान भी काफी हेल्पलेस फील करता है। वो समझ गया था कि यहाँ पे हान शुए की वुमन इंस्टिंक्ट काम आ रही है। जियान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसने कुछ भी शो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हान शुए हल्की सी वेग फीलिंग फील कर पा रही थी। ओकेजनली जब वो जियान को देखती थी, तो उसके दिमाग में कई डाउट्स आते थे। और तो और जब भी हान शुए फ्री होती थी, वो जियान के सामने अपीयर होकर उससे बातें किया करती थी। ये पूरी चैट इस बेसिस पे होती थी जिससे जियान का बैकग्राउंड थोड़ा सा रिवील हो। ऑफ कोर्स इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से वो हान शुए जैसी छोटी लड़की के सामने इतनी आसानी से गिव अप कैसे कर सकता था। वो उसे इस तरीके से घुमा घुमा के आंसर्स देता था, जिससे हान शुए का भी दिमाग खराब हो जाता है। इतनी बार ट्राई करने के बाद खाली हाथों लौटने की वजह से हान शुए अंदर ही अंदर काफी फ्यूरियस फील करती है। इस सीन को देख के जियान भी हेल्पलेस था। वो बस हान शुए और उसके बीच में गैप को बढ़ा ही सकता था, जिससे हान शुए की वुमन इंस्टिंक्ट काम ना आए। जर्नी के दौरान हान शुए अपनी प्रोबिंग बंद नहीं करती। जब 5वें दिन कैंप लगता है, तो हान क्लैन की एक मैसेंजर वर्ड अराइव होती है। मैसेंजर वर्ड जो मैसेज को लाई थी, एक गार्ड उसे ले जाके हान शुए को देता है। जैसे ही वो इस मैसेज को पढ़ती है, उसकी आंखें आइस कोल्ड हो गई थी। हम उसके चेहरे पे एक फ्यूरी को देख सकते हैं। कैंप के लोग जो कि काफी तेजी से हंस रहे थे, हान शुए के इस एक्सप्रेशन को देख के शांत हो जाते हैं। सभी लोग खड़े हो गए थे और उनका ध्यान फोकस था हान शुए के ऊपर, जो कि सभी के बीच में बैठी होती है। हान चोंग एक डीप आवाज में पूछता है, यंग लेडी क्या हुआ? हान शुए अपनी फिस्ट को क्लेंच करती है। वो एक आइसी कोल्ड आवाज में कहती है, ये लेटर हमारे हान क्लैन से आया है। उनके मुताबिक होंग क्लैन हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमें भी जर्नी के दौरान केयरफुल रहने को बोला गया है। जैसे ही हान शुए के मुंह से ये होंग क्लैन निकलता है, कैंप के सभी लोगों के बीच में बातें होना शुरू हो गई थी। एक बंदा कहता है, डैम इट, ये होंग क्लैन वाले नहीं मानने वाले। हान चोंग पूछते आखिर इस बार वो क्या करने वाले हैं। हान शुए गुस्से में इसका जवाब देती है कि ये पूरा उस ओल्ड मैन की वजह से हो रहा है, जो कि मरने का नाम नहीं ले रहा। वो मेरी और बिग सिस्टर दोनों की शादी उस होंग चेन से करवाना चाहता है, लेकिन असली में तो वो हमारे हान क्लैन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, जिससे वो टियानबे सिटी का ओवरलॉर्ड बन जाए। इस बात को सुन के सभी के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। क्लियरली जो होंग क्लैन ने कंडीशंस रखी हैं, उनसे सभी का गुस्सा जाग चुका है। हान चोंग एक फ्यूरियस आवाज में बोलता है, क्या वो होंग क्लैन वाले लोग ये समझते हैं कि हमारा हान क्लैन इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो जाएगा? उनकी इस तरीके की रिक्वेस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? हान चोंग के गुस्से के सामने हान शुए का चेहरा फिर भी आइस कोल्ड था। हान शुए का ध्यान घूम के जाता है एक यंग मैन पे, जो कि कॉर्नर में सिमट के बैठा हुआ होता है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया हो। अभी वो अपने हाथों में फायर से खेल रहा था। इसे देख के हान शुए की आईब्रोज निट हो गई थी। वो वापस से सभी की तरफ देख के बोलती है, हम कल टियानबे सिटी में एंटर करने वाले हैं, सभी को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। सभी लोग एक साथ बोलते हैं, अंडरस्टूड। सबका रिएक्शन देख के हान शुए भी नॉड करती है। उसने किसी अननोन इंसान की तरफ नॉड किया था। अब भाई वो कौन है, कमेंट्स में बताना। जब हान शुए फाइनली डिसअपियर हो जाती है, तो सभी
सभी लोग वापस से फायर के पास आ गए थे। फायर की लाइट से हम देख सकते हैं कि सभी के चेहरे लाल और पीले हो रहे हैं। बीच बीच में सभी के चेहरों पर डार्कनेस फ्लैश होती है। लगता है वो सो कॉल्ड होंग क्लैन उस डीमन स्नेक शामेंग से भी खतरनाक है। ये साइलेंट एटमोस्फियर काफी टाइम तक चलता रहता है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। जीवर के फायर से खेलने के बाद अब वो खड़े होकर स्ट्रेच करने लगा था। जियान कहता है बिग ब्रदर हान, क्या ये होंग क्लैन बहुत पावरफुल है? हान चोंग रिप्लाई करता है कि अगर हम होंग क्लैन की बात करें तो वो टियानबे सिटी में सबसे पावरफुल है। इवन हमारा हान क्लैन भी उनसे इंफीरियर है। इसका रीजन ये है कि उस होंग क्लैन के विंड लाइटिंग पवेलियन से थोड़े से रिलेशंस हैं। होंग क्लैन की इस जनरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होंग चैन ये विंड लाइटिंग पवेलियन का एक मेंबर है। सुना तो ऐसा भी आता है कि वहाँ पे उसकी काफी वैल्यू है। हान चोंग एक गहरी सांस लेने के साथ बोलता है होंग क्लैन बस इसी बात की वजह से काफी सालों से एक्सपेंड करता आ रहा है और अब तो उनकी रेपुटेशन हमें भी क्रॉस कर चुकी है। आफ्टर ऑल पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर विंड लाइटनिंग पवेलियन एक टॉप एक्शन कंसिडर किया जा सकता है। हमारे हान क्लैन का तो उसके सामने कोई वजूद ही नहीं है। जियान कहता है विंड लाइटनिंग पवेलियन। इस फेमिलियर नाम को सुन के जियान की आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। उसे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तभी एक यंग वॉरियर खड़ा होकर चिल्ला के बोलता है तो क्या हुआ, वो बेस्टर्ड विंड लाइटनिंग पवेलियन से बिलोंग करता है। अगर इस बार ही होंग क्लैन नहीं मानता है तो भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन उससे पहले मैं इनके 4-5 लोगों को लेके जाऊंगा। हान चोंग नई गार्ड्स की बातों को दिल पे नहीं लेता है। वो जियान के कंधे को पैट करके बोलता है ब्रदर जियान, मुझे लगता है कि हान क्लैन में ज्यादा शांति नहीं रहने वाली। टियानबे सिटी पहुंचने के बाद मैं यंग लेडी से तुम्हारे लिए कुछ पैसे मांगूंगा। अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो तुम्हें चुपचाप से चले जाना चाहिए। ये सुन के जियान बस एक स्माइल करता है। ना ही उसने हाँ बोला था, ना ही उसने ना। ये कह के हान चोंग खड़ा हो जाता है। वो कहता है एवरीवन, हमें आज जल्दी रेस्ट करना होगा और रात में पेट्रोल करने वाले गार्ड्स भी बढ़ा दिए जाएं। जैसे ही हम कल क्लैन में वापस लौट पाते हैं तब हमारी सेफ्टी को कोई खतरा नहीं होगा। हान चोंग को काफी टाइम तक देखने के बाद जियान अपने हाथ से एक वुडन स्टिक को फ्लिक करता है। तुरंत ये वुडन स्टिक फायर के अंदर चली गई थी, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक एरो में। जमीन को तोड़ते हुए वो चली जाती है अंडरग्राउंड। अपने हाथ पैरों को झाड़ के जियान खड़ा होता है। सभी को एक बार ग्रीट करके वो अपने कैंप में लौट गया था। कैंप के अंदर एंटर करने के बाद जियान कहता है इन सभी का एहसान मेरे कंधे पे काफी भारी फील हो रहा है। सीन चेंज होता है और हो गई थी सुबह। आसमान में हजारों किलोमीटर तक कोई बादल दिखाई नहीं देते। दिखाई देता है तो बस एक सूरज। टेम्परेचर ने भी काफी खतरनाक तरीके से राइज होना शुरू कर दिया था। इस हॉट एटमोस्फेयर की वजह से जो पेड़ खड़े हुए थे वो भी सिकुड़ के बेंट होना शुरू हो जाते हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है कॉनवॉय के ऊपर। ये धूल उड़ाते हुए काफी स्पीड में चला जा रहा था। तभी एक आवाज आती है एवरीवन, हमें बहुत फोकस्ड रहना होगा। बहुत ही जल्दी हम टियानबे सिटी के बॉर्डर में एंटर करने वाले हैं। सभी का ध्यान जाता है रोड के एंड पे, जहाँ पे एक पत्थरों से बना साइन बोर्ड था। इसे देख के सभी अपने वेपन्स को पकड़ लेते हैं। सभी के एक्सप्रेशंस भी एकदम सीरियस हो चुके थे। जैसे ही बुल और ताकत लगाता है ये कॉनवॉय एक रंबलिंग साउंड के साथ काफी स्पीड से आगे चला जाता है। कुछ ही मिनट्स के अंदर वो स्टोन टैबलेट के पास पहुंचने वाले थे, जो कि सिग्नल के लिए यूज किया गया था। कॉनवॉय ने स्टोन टैबलेट को बस पास ही किया था, तभी हवा में कई शू शू साउंड सुनाई देते हैं। ये रसिंग साउंड था एरोज का। रोड के दोनों साइड से कॉनवॉय के ऊपर हमला कर दिया जाता है। भले ही ये लोग प्रिपेयर्ड हो, लेकिन फिर भी इन एरोज ने उन्हें सरप्राइज कर दिया था। तुरंत ही उनकी बॉडी से दुखी बाहर आती है, जिससे मैक्सिमम एरो रुक गए थे। तभी एक आवाज आती है हा हा, लगता है ये लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके आए हैं, पर इनकी किस्मत खराब है। अगले ही मोमेंट में बहुत सारे लोग कॉनवॉय के सामने आ जाते हैं। अब टियानबे सिटी तक जाने वाली रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर ली गई थी। इन ब्लैक फिगर्स के सामने थे दो ओल्ड मैन्स। हान चोंग का ग्रुप इन बुड्ढों को लेके ही सबसे ज्यादा परेशान था। इन दोनों बुड्ढों ने रेड कलर की रोब्स को पहन रखा होता है। वेल नॉट रेड एग्जैक्टली बट पेल रेड। इनकी चेस्ट पे सेम एम्बलम को देखा जा सकता है। इस रेड कलर के बैच को देख के हान चोंग के ग्रुप की आंखें श्रिंक हो गई थी, क्योंकि ये सभी लोग थे होंग क्लैन से। ये दोनों बुड्ढे हान चोंग और बाकी के लोगों को इग्नोर कर देते हैं। इनकी आंखें चली गई थी उस कैरेज की तरफ जहाँ पे हान शुए थी। वो हंसते हुए कहते हैं मिस हान शुए प्लीज बाहर आओ, हम दोनों तुम्हारी वजह से यहाँ पे आए हैं। तुरंत ही हमें सुनाई देता है क्रीक साउंड। जिस कैरेज में हान शुए थी उसका दरवाजा खुलता है। एक ऐसी कोल्ड लेडी बाहर आई थी। हान शुए इन दोनों बुड्ढों को देख के बोलती है कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि दोनों एल्डर्स होंगमी और होंग लाई मेरी जैसी छोटी लड़की को पर्सनली कैप्चर करने के लिए आए हैं। इस बात से मैं काफी ऑनर्ड फील कर रही हूँ। भले ही ऊपर से वो इस तरीके से बात कर रही हो, लेकिन अंदर से तो उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि होंग क्लैन के इन दोनों एल्डर्स की स्ट्रेंथ थी 4 स्टार दो हुआंग की। बेसिकली ये वो शामेंग से भी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि आज इन दोनों ने एक साथ ही एक्ट किया है। उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। होंग लाई हान शुए की तरफ देख के बोलता है तुम्हें मुझसे ये सब नॉनसेंस बोलने की जरूरत नहीं है। हम दोनों को ये सब ऑर्डर्स मिले हैं, इस वजह से तुम हमें चुपचाप से फॉलो करो। हान शुए कहती है ड्रीम ऑन। उसकी आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश होता है। एक इशारे पे एक बड़ी सी सोर्ड उसके हाथ में अपीयर होती है। हान शुए को रेजिस्ट होते हुए देख होंग लाई अपना सिर हिलाता है। उसकी आंखों में भी एक इम्पेशंस फ्लैश हो रहा था। जैसे ही वो अपने पैर को आगे बढ़ाता है, वो तुरंत ही हान शुए
के सामने अपीयर हो गया था। होंगलाई तुरंत ही अपने हाथ को वेव करता है। इससे रिलीज हुआ था एक हॉट पावरफुल ऑरा। इस ऑरे की वजह से हानशुए के सारे रिट्रीट पाथ ब्लॉक हो गए थे। अब जब वो होंगलाई की तरफ दोबारा देख रही थी तो उसका चेहरा भी काफी पेल नजर आ रहा था। अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। ये देख के होंगलाई ने भी अपना पाम आगे बढ़ाया था। इन दोनों के कोलिजन से सुनाई देता है एक बैंग साउंड। इस कोलिजन से रिलीज हुई एनर्जी की वजह से सभी लोग स्टेप बैक लेते हैं। वहीं पे हानशुए की हालत तो कटी हुई पतंग जैसी हो गई थी, जो कि 10-20 कदम पीछे लेने के बाद जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करती है। वहीं पे होंगलाई बिल्कुल मूव नहीं करता। वो हानशुए की तरफ देखता है जो कि पीछे जा रही थी। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है कि तुम्हारे पास भी कुछ एबिलिटीज हैं, क्योंकि तुम्हारी जैसे बहुत ही कम वॉरियर्स हैं जो मेरे एक पाम अटैक को झेल सके। तभी मैं कहूँ यंग मास्टर की आंखों के नीचे तुम कैसे आई। इमीडिएटली वो फिर से एक कदम आगे लेता है। अगले ही पल में वो हानशुए के सामने अपीयर हो गया था। रिपीट होके वो दोबारा से पाम अटैक का यूज करता है। होंगलाई के फियर्स अटैक को सेंस करके हानशुए के चेहरे के रंग उड़ गए थे। एक दो हुआंग के खिलाफ वो वैसे भी फाइट नहीं कर सकती थी। ये पाम अटैक तुरंत ही अराइव होता है, लेकिन इससे पहले हानशुए की बॉडी पे रजिस्टर होता एक इनविजिबल फोर्स इसे ब्लॉक करती है। एक बैंग साउंड के साथ ये पाम अटैक सॉल्व हो गया था। इस बैरियर से जो बाकी की स्ट्रेंथ बची हुई थी उससे होंगलाई कई स्टेप पीछे लेता है। स्टार्टर्ड हानशुए अपना सर पीछे घुमाती है। उसकी आंखें वहां पे जाके लॉक हो गई थी जहाँ पे जियान का कैरेज था। जब सभी लोग स्टंट फील कर रहे थे, एक हेल्पलेस आवाज बाहर आती है। वो कहता है कि तुम बुढ़े हो गए लेकिन अभी तक छोटे लोगों को बुली कर रहे हो। ऊपर से तुम्हारा ये पाखंडी बिहेवियर बहुत ही शेमफुल है। लगता है इतनी सालों तक तुम अपनी चमड़ी को मोटी करते रहे हो। ये पहले की तरह गूंजती हुई आवाज नहीं बल्कि काफी क्लियर आवाज थी। ये आवाज एकदम स्ट्रॉन्ग और यंग थी। इस अनएक्सपेक्टेड टर्न की वजह से पूरी सिचुएशन काफी जल्दी चेंज होती है। वो दोनों बुढ़े होंगमी और होंगलाई भी चारों तरफ देखने लगे थे। तुरंत ही वो एक डीप आवाज में कहते हैं, फ्रेंड, ये मैटर हमारे होंग क्लैन और हान क्लैन के बीच में है। आपको इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जब ये दोनों बुढ़े चारों तरफ देख रहे होते हैं तब हान चोंग का ग्रुप भी इस मिस्टीरियस एक्सपर्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इस समय वो समझ गए थे कि कुछ तो फिट नहीं बैठ रहा। पहली बार जब एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट ने उनकी हेल्प करी थी तब इसे गुड लक मान लिया जा सकता है, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट में दोबारा से कोई उनकी हेल्प कर देता है। ये चीज थोड़ी सी इलॉजिकल थी, लेकिन ये सेम सरप्राइज हानशुए के फेस पे नहीं देखा जा सकता। उसकी आंखें लगातार उस कैरेज की तरफ देखे जा रही थी। ऐसे मैटर्स को लेके उसकी इंट्यूशंस काफी शार्प थी। उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की आवाज भी जियान से काफी सिमिलर थी। तब एक और क्रीक आवाज आती है। सभी लोग चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं। उनका ध्यान जाता है एक यंग मैन पे जिसने काफी सिंपल कपड़े पहन रखे होते हैं। अभी वो कैरेज से उतर के धीरे धीरे आगे आ रहा था। हनचोंग कहता है, जियान। वहीं पे उसका पूरा ग्रुप स्टंड रह गया था। तुरंत ही उनके दिमाग में एक चीज क्लिक करती है। तुरंत ही इनके चेहरों पे एक शॉक और डिसबिलीफ फैल गया था। जियान भी अपने हाथों को स्प्रेड करके हेल्पलेस फील कर रहा था। एक स्टेप लेने के बाद वो हानशुए के साइड में आ जाता है। उसको ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद जियान कहता है, तुम ठीक हो? जियान को देख रही उसकी आंखें बिल्कुल ब्लिंक नहीं होती। तुरंत ही उसके चेहरे पे एक चालाकी सरफेस होती है। हानशुए क्लियर आवाज में कहती है, ये तो तुम ही थे। जियान भी हेल्पलेस एक्सप्रेशन से रिप्लाई करता है, वुमन की इंट्यूशन सच में काफी खतरनाक होती है। हानशुए हंसते हुए कहती है, इतनी सीरियस इंजरीज को सफर करने के बाद इतनी आसानी से रिकवर हो जाना, ये काम इतने कम टाइम में कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। जब हानशुए और जियान के बीच की कन्वर्सेशन हानचोंग सुनता है तो उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो कहते, ब्रदर शाओ तुम ही हो क्या? तुम ही वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट हो? उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस मिस्टीरियस एक्सपर्ट के बारे में पूरे रास्ते बात करते आए हैं वो एक्चुअली उनके साइड में बैठा हुआ था। सभी के चेहरों पर शौक देख के जियान हल्के से नॉड ही कर सकता था। जियान अपने हाथों को वेव करके कहता है, पहले यहाँ का ट्रबल सेटल किया जाए, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। ये शब्द सुन के सभी नॉड करते हैं। इसके बाद उनका ध्यान चला गया था होंगलाई के ग्रुप के ऊपर, लेकिन इस समय इन सभी के चेहरों का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था। अब सभी की आंखों में एक बोल्डनेस को देखा जा सकता है। जियान ने लास्ट टाइम जब इंटरवीन किया था इस वजह से सभी को जियान की स्ट्रेंथ की एक रफ अंडरस्टैंडिंग थी। सीन शिफ्ट होता है उन दोनों बुड्ढों की तरफ। अभी होंगलाई के चेहरे को एक फियर्स ऑरे ने कवर कर लिया था। जैसे तैसे करके होंगमी उसे रोकता है। वो जियान की तरफ देख के एक डीप आवाज में कहता है कि तुम कौन हो? तुम यहाँ से बहुत ही अनफेमिलियर दिखाई देते हो। मुझे लगता है तुम पहली बार टियानवे सिटी में एंटर कर रहे हो। जियान का ध्यान भी होंगमी के ऊपर चला गया था। वो एक काम आवाज में कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इस ग्रुप को टेम्परेरी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये सुन के उस होंगमी की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। वो एक हल्की सी स्टर्न आवाज में कहता है, क्या तुम हमारे होंग क्लैन को ऑफेंड करना चाहते हो? जियान एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, एटलीस्ट तुम दोनों की वो क्वालिफिकेशंस नहीं है जिससे तुम किसी एक भी इंसान को मेरे सामने से ले जा सको। उसकी टोन में ऐसा प्राइड छिपा हुआ था जिसे एक्सटिंग्विश करना मुश्किल है। ये प्राइड उसे अपनी स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंस से आया था। जियान के एटीट्यूड की वजह से होंगलाई की फ्यूरी और भी बढ़ जाती है। होंगलाई गुस्से में तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है, लड़के तेरी आवाज में बहुत एरोगेंस है। अगर तूने मेरे ऊपर स्नेक अटैक नहीं किया होता तो मैं डेफिनेटली फोर्स बैक नहीं होता। और तो और हम यहाँ पे दो लोग हैं। जियान ये सुन के अपना सिर हिलाता है। इन दोनों बुड्ढों को इग्नोर करके वो पीछे मुड़ के हानशुए से बोलता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
चाहिए। हांशुए ये सुन के स्टार्टल्ड फील करती है। जब तक वो शॉक्ड फील कर रही थी, जियान उसके सामने से निकल गया था। जब वो दोबारा से जियान की तरफ देखती है तो पता नहीं कहां से, लेकिन उसके अंदर एक बोल्डनेस आ जाती है। वो जियान के इस फिगर को देख के काफी सेफ फील कर रही थी। तुरंत ही वो अपनी दांतों को मीचते हुए एक ऑर्डर देती है। वो कहती है फॉलो करो। कुछ ही सेकंड्स के बाद एक कॉन्वॉय मूव करना शुरू कर देता है। एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर के अंदर ये जियान को फॉलो कर रहा था। हांशुए को छोड़ के कॉन्वॉय में सारे के सारे लोगों को काफी पसीना आ रहा था। करेंटली उनकी सारी की सारी उम्मीदें जियान पे टिकी हुई थी। जियान और इस कॉन्वॉय को इस तरीके से जाते हुए देख होंगम्यू की आंखें एकदम ग्लूमी हो जाती हैं। उसके चेहरे पे एक फेंट किलिंग इंटेंट भी फ्लैश होता है। बस वो जियान की स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने होंगलाई को पीछे फोर्स बैक किया था, जियान डेफिनेटली एक दो होवांग लेवल का एक्सपर्ट है। और तो जियान का लेवल उनसे बिल्कुल कम नहीं है। वहीं पर अगर होंगम्यू के एक्सप्रेशन को होंगलाई से कंपेयर किया जाए तो होंगलाई का चेहरा काफी अगली नजर आ रहा था। जियान के एक्शंस ने उनकी घोर बेइज्जती कर दी थी। इतने सालों में पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था जब किसी यंग मैन ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया हो। होंगलाई अपनी फिस्ट को टाइट करता है जिससे एक क्रीकिंग साउंड बाहर आता है। एक मूवमेंट के बाद उसकी आंखें सैवेज हो गई थी। वो आगे की तरफ इशारा करके बोलता है किल। जैसे ही होंगलाई के मुंह से आवाज निकलती है, वो सारे के सारे ब्लैक फिगर्स भी चिल्लाने लगते हैं। अपने वेपन्स को टाइटली पकड़ के वो कॉन्वॉय की तरफ जाने लगते हैं। जब इन लोगों ने अटैक को लॉन्च कर दिया था तो हान चोंग के ग्रुप के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो भी अपने वेपन्स पे ग्रिप टाइट कर लेते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ने ही वाले थे, जियान के वो आगे बढ़ रहे कदम भी रुक जाते हैं। वो अपने हाथों को आगे बढ़ा के क्लेंच करता है। जैसे ही उसका हाथ क्लेंच हुआ था, वहां से एक इनविजिबल रिपल क्रिएट होती है। तुरंत ही जो काले फिगर्स उनकी तरफ काफी तेजी से आ रहे थे, वो और उनका किलिंग इंटेंट वहीं पे पॉज हो जाता है। इंस्टेंटली उनकी बॉडीज फायरी हॉट हो गई थी। एक मोमेंट के बाद अपने मुंह से खून फेंक के वो जमीन पे गिर गए थे। जो फ्रेश ब्लड उनके मुंह से बाहर आता है, वो ग्राउंड से कांटेक्ट में आते ही चीची साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद ये ग्रीन वेपर में टर्न होकर डिस्पर्स हो गया था। जब हान चोंग का ग्रुप ये सीन देखता है तो उनकी आंखों में एक डेंस शॉक अपीयर हुआ था। उन्हें उस गोर्ज का याद आता है जहाँ पे कई सारे स्नेक्स हवा में ही गायब हो गए थे। लगता है जियान ने अपनी पावर को यहाँ पे कंट्रोल किया है, वरना इन सभी की हालत भी उन स्नेक जैसी हो जाती। ये देख के होंगम्यू की आंखें भी श्रिंक हो जाती हैं। उससे होंग क्लैन के वो इंस्ट्रक्शंस याद आते हैं जिनमें हांशुए को हर कीमत पे कैप्चर करने का ऑर्डर था। एक डीप ब्रेथ के बाद वो चिल्लाता है अटैक। उसके मुंह से आवाज निकली थी, तभी उसके साथ वो होंगलाई भी आगे जाने लगता है। वो दोनों तुरंत ही दो लाइट फिगर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही फ्राइटनिंग होती है। जहाँ से भी उनके ये फिगर्स पास हो रहे थे, उस जगह पे काफी डीप गली क्रिएट हो रही थी। जब हांशुए का ग्रुप इन दोनों के औरों को फील करता है तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें रुक गई हैं, लेकिन उनके सामने चल रहे फिगर के स्टेप बिल्कुल पॉज नहीं होते। पीछे से आवाजें आती हैं मिस्टीरियस फायर मूव वुड और राइज। इन दोनों के मुंह से ये आवाजें निकली ही थी। हम एक हॉट फ्लेम के जैसे औरे को आते हुए देखते हैं। इसके पीछे थी ग्रीन कलर की दुई की। जैसे ही ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे में कंबाइन होती हैं, इनकी पावर राइज कर गई थी। साइड में खड़े जो भी पेड़ थे, उनकी पत्तियां वहीं पे फ्राई हो जाती हैं। जियान भी फाइनली अपने फुटस्टेप को पॉज करता है। उसका ध्यान जाता है इस फ्लेम की मर्जर पे, जो कि ड्रैगन की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। जियान कहता है तुम्हारा दुई का मर्जर तो अच्छा है, लेकिन ये चीज मेरे अगेंस्ट यूजलेस है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, एक जेड ग्रीन फ्लेम वहां से शूट होती है। जब ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां से एक बैंग साउंड प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन लगता है वो हॉट फ्लेम तो किसी तूफान के अंदर आ गई है। इसकी स्पीड तुरंत ही स्लगिश हो जाती है। वो जेड ग्रीन फ्लेम जो कि एक आर्म के बराबर थी, इसे अगले ही मोमेंट में निगल गई थी। होंगम्यू और होंगलाई के इन कंबाइंड अटैक्स को सॉल्व करने के बाद जियान अपने हाथ को वेव करता है। वो जेड ग्रीन फ्लेम एक लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हम इस लाइटनिंग की टेल को स्विंग होते हुए देखते हैं। इसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि वो दोनों बुड्ढे डॉज नहीं कर पाते। ये लाइटनिंग उनके चेस्ट से टकरा जाती है। हमें सुनाई देते हैं दो बैंग बैंग के साउंड। ये दोनों गार्बेज की तरह पीछे घिसटते चले जाते हैं। हान चोंग के ग्रुप की नजरें भी इन दोनों के ऊपर ही थी, जो कि अपने पैरों को घसीटते हुए पीछे चले जा रहे हैं। हांशुए की उन ब्यूटीफुल आंखों में भी एक अनयूजुअल कलर फ्लैश होता है। हान क्लैन के अंदर उसका टैलेंट बस अपनी सिस्टर से थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर यही टैलेंट जियान से कंपेयर किया जाए तो सच में इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है। जियान हांशुए की एज का था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी इतनी आगे जा चुकी है कि होंग क्लैन के दोनों एल्डर्स, जिनकी टियानवे सिटी में इतनी खतरनाक रेपुटेशन है, इनकी जियान ने बस एक ही अटैक में ये हालत कर दी है। काफी डिफिकल्टी के बाद ये दोनों बुड्ढे अपनी बॉडीज को स्टेबलाइज करते हैं। अब इनके पैर जमीन में गड़ गए थे। इनके चेहरों के कलर भी सफेद हो चुके हैं। वो कहते हैं ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुरंत ही रिट्रीट करो। भले ही सामने खड़ा यंग मैन काफी यंग अपीयर हो रहा हो, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही खतरनाक है। इस जगह पे और रहना बिल्कुल पॉइंटलेस होगा। जब होंगलाई होंगम्यू की आवाज सुनता है तो उसके चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन फ्लैश होता है जो कह रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी सिचुएशन को देखते हुए वो एक नॉड ही कर सकता था। दोनों बुड्ढे अपने विंग्स को ओपन करके वहां से तुरंत ही भागने की कोशिश करने लगते हैं। जियान इन दोनों बुड्ढों को भागते हुए देख अपना सिर हिलाता है। वो कहता है क्योंकि तुम दोनों ऑलरेडी अटैक कर ही चुके हो तो फिर तुम यहाँ
से चुपचाप कैसे भाग सकते हो। तुरंत ही जियान के सामने फॉलन हार्ट फ्लेम का एक क्लस्टर अपीयर हुआ था। देखने में ये बिल्कुल इनविजिबल लग रहा था। इसमें से एक रिपल फैली थी। इस रिपल ने एक लाइटिंग मैनर में उन दोनों को कैच कर लिया था। अगले ही पल में उन दोनों की बॉडीज वहीं पे पॉज हो जाती हैं। ग्रग साउंड के साथ उनके मुंह से काफी खून बाहर आता है। इससे पहले वो दोबारा भागने की कोशिश कर पाते, उनके पीछे एक फिगर घोस्ट की तरह अपीयर होता है। जैसे ही उस फिगर ने अपनी फिंगर को फ्लिक किया था, उन दोनों बुड्ढों की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। ये पूरा का पूरा सीन बस एक ही सेकंड में हुआ था। हांशुओ के ग्रुप के सामने बस ब्लरी चीजें दिखाई दे रही थी। जब तक वो लोग रिकवर होते हैं, आसमान से दो फिगर नीचे गिर रहे होते हैं। एक थर्ड साउंड के साथ वो जमीन पे गिरते हैं। पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग इनसे डील करो। हांशुओ अपना सर नीचे करके होंगलाई और होंगमी को ध्यान से देखती है। उसे इन दोनों की लाइफ और डेथ के बारे में भी पता नहीं होता। भले ही वो बाहर से कितनी भी कोल्ड और इंडिफरेंट बिहेव करती हो, लेकिन इस सीन को देख के उसने भी एक गहरी सांस ली थी। दो हुआंग एक्सपर्ट्स को बस 4 एक्सचेंजेस में कैप्चर करना, इवन हान क्लैन के अंदर भी ऐसी स्ट्रेंथ वाले इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इस परेशानी को खत्म करके अब सिटी में एंटर करने का टाइम आ गया था। साथ ही में हम भी एंड करते हैं अपने इस एपिसोड को। वेल, ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और तुम्हारा भाई जैसे तैसे करके एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। इससे पहले मैं कोलैप्स हो जाऊं, मुझे अपने आप को आराम देना होगा। वेल, तुम लोग चिंता मत करो, अगला एपिसोड डेफिनेटली 30 मिनट की ड्यूरेशन का होगा। जो भी कमेंट्स में फालतू की बातें करे, तुम लोग मेरी तरफ से उसे 2-4 गालियां दे सकते हो। भले ही सिचुएशन कितनी भी टफ हो, तुम्हारा भाई अपना काम कंसिस्टेंट तरीके से करता है। ऐसे किसी और बंदे को जानते हो तो कमेंट्स में बताना। साथ ही में ये एपिसोड कैसा लगा ये भी जरूर लिखना। अगला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार, जिसमें कई सरप्राइजेस तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अगर तुम चाहते हो वो वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिले, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो वो मिलेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अवेलेबल होगा नेक्स्ट एपिसोड। डू चेक देम आउट। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।